Welcome students, I am Karthik Madan from Triumph Classes and today we are going to do the chapter Light and particularly refraction. यार अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन जैसे एक प्रोसेस को देख चुके थे। शुरुआत में मैंने तुमसे बोला था कि लाइट हमारे लिए बहुत सारे प्रोसेसेस शो करती है जिसमें से हमको दो कवर करने हैं, एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पूरी तरह से हम लोग कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम लोग आ चुके हैं जो है हमारे लिए रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से देखने की कोशिश करो कि ये बेसिकली रिफ्रैक्शन है क्या। होता क्या है यार कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, सडनली जब लाइट के लिए मीडियम चेंज हो जाता है, लाइट की सराउंडिंग्स चेंज हो जाती है, तो लाइट भी रिएक्ट करती है। लाइट क्या करती है, एक बेंड दिखा देती है। जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक एक्शन फोर्स होगा उसके बदले एक रिएक्शन फोर्स होगा। उसी तरीके से जैसे ही लाइट के सराउंडिंग्स चेंज हो गए तो लाइट ने भी रिट्रैक्ट किया, उसको कुछ तरह का चेंज दिखाया और वो चेंज लाइट ने दिखाया है बेंडिंग के फॉर्म में। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हम लोग ऐसे देखेंगे यार, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू सडन चेंज इन मीडियम। मीडियम में एक सडन चेंज आने की वजह से, मीडियम क्या मतलब, मीडियम हम यहां पे बेसिकली लाइट की सराउंडिंग्स को रेफर करना चाह रहे हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स ऑफ लाइट। तो कह रहे हैं ये जो सडन चेंज इन मीडियम हो रहा है यार, इसकी वजह से लाइट क्या कर रही है, थोड़ा सा बेंड कर जा रही है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। एक बारी डायग्रामेटिकली इसको देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यार यहां पर मेरे पास एक्स वाई एक फिल्म एग्जिस्ट कर रही है जिसको मैं मीडियम सेपरेटर बोलूंगा, ठीक है, मीडियम सेपरेटर है ये मेरे लिए। यहां पर कुछ अलग मीडियम है, यहां एक्स वाई के नीचे कुछ अलग मीडियम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि यहां पर लेट्स से एयर है और यहां पर लेट्स से वाटर है। दो अलग अलग मीडियम्स हैं ये, ठीक है, और लाइट जो है इस मीडियम से आती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां से लाइट आई, ठीक है। तो लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था कि डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में चले जाए, लेकिन ऐसे ना जाके लाइट कुछ इस कदर चली जाती है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना यहां पर अकर हुआ मीडियम के चेंज की वजह से, ये जो लाइट बेंड हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन अकर करेगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजों को हम लोग नेम कर देते हैं जैसे रिफ्लेक्शन के केस में करते थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए और ये पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस एक्स वाई को, जहां पर ये लाइट एक्चुअली में स्ट्राइक कर रही है, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो ये जो ए बी रे है इसको मैं बोलूंगा यार अपने लिए इंसिडेंट रे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर एक्स वाई और बी मिल रहा है, वहां पर मैं एक परपेंडिकुलर क्रिएट करूंगा एक्स वाई के कुछ इस कदर, और इधर नीचे भी ये इस कदर, ये। तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने कंसीडर किया है इसको मैं बोलूंगा यार नॉर्मल। और ये जो लाइट रे जा रही है फॉर एग्जांपल बी सी, ये है मेरे लिए मेरी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स यार जो हम लोगों को पता होनी चाहिए अगर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहीं भी अकर कर रहा है तो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल इधर साइड पर लाई कर रहा है, और जब भी किसी भी तरह का आप ऐसा डायग्राम बनाए तो हर हमेशा एरो से जरूर डिनोट करें। एरो के बिना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा डायग्राम का, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कैसे रहा है ये प्रोसेस। कुछ और डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। दो मीडियम्स को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, किन्हीं भी दो अलग अलग मीडियम्स को जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है, उन मीडियम्स को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो सिर्फ दो तरह के मीडियम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक मीडियम थोड़ा डेंसर होगा और एक मीडियम थोड़ा रेयरर होगा। कहने का मतलब
ऐसा नहीं है कि दो कैटेगरीज में बांध देंगे हम लोग कि डेंसर में ये सारे आ जाएंगे, रेयर में ये सारे आ जाएंगे। ये डेंसर और रेयर हमेशा हम लोग कंपैरिजन से पता करते हैं। ये मीडियम इससे ज्यादा डेंसर है, ये वाला मीडियम इससे ज्यादा, फिर ये वाला मीडियम इससे ज्यादा। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो मीडियम्स है तो उनमें से एक डेंसर होगा और एक मीडियम रेयरर होगा। तो अभी जो हमारा केस था उसमें एयर एक रेयरर मीडियम था। रेयरर मीडियम इसलिए क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर प्रेजेंट है ना, लेकिन वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा पास पास प्रेजेंट है। तो वाटर एक डेंस मीडियम बन जाएगा यहाँ पर, वेराज एयर इज अ रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयर है, डेंसिटी कम है उसकी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो देखने की कोशिश करें यहाँ पर हमारे पास में दो मीडियम्स एग्जिस्ट करेंगे, एक रेयरर मीडियम और एक और मीडियम जो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा यार वो रहेगा हमारे लिए डेंसर मीडियम। ठीक है, तो लाइट हो सकता है कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए या फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, कुछ भी पॉसिबल है, रेयरर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयरर। तो दोनों ही तरह के एग्जांपल्स एक बार ही देख लेते हैं कि कैसे होता कैसे है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो एयर और वाटर वाला देखा था उसमें जो लाइट थी वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के टुवर्ड्स जा रही थी। ठीक है, तो इस दोनों को ही एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि कैसे ये अकर कर रहा है। ठीक है, डेंसर मीडियम के लिए भी और रेयरर मीडियम के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल यार यहां पर हम लोग देख लेते हैं रेयरर टू डेंसर। ठीक है, रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए देख लेते हैं। तो वही सेम चीज करेंगे, एक यहां पर एक्स वाई में मीडियम सेपरेटर बनाऊंगा। ठीक है, और यहां पर ये वाला मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम रहेगा, ये वाला मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम रहेगा। ठीक है, लाइट जो है वो इधर स्ट्राइक करेगी और सबसे पहले हम लोग जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी यहां पर एक नॉर्मल बना लेंगे। अब जब भी लाइट जो है वो रेयरर से, ठीक है, रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट जो है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाती है। मतलब जाना तो लाइट को ऐसे चाहिए था लेकिन लाइट जो है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी, वो कुछ ऐसे जाएगी। देख पा रहे हैं, नॉर्मल जो भी मैंने बनाया हुआ है ये मेरा नॉर्मल, इसके टुवर्ड्स मेरी लाइट बेंड हो जाएगी कुछ इस कदर। जाना लाइट को ऐसे चाहिए था, ये इनिशियल प्रोजेक्टेड रे थी लेकिन लाइट कुछ इस कदर आ गई तो ये बेंड हो चुकी है यहां पर मेरी लाइट। ठीक है, तो ये होगा तब जब रेयरर से डेंसर मीडियम में मेरी लाइट जा रही है। लेकिन जब मेरी लाइट यार जा रही है पर्टिकुलरली एक डेंसर से एक रेयरर मीडियम में, देखने की कोशिश करें। जैसे यहां पर फिर से लेट्स से एक मीडियम सेपरेटर एक्स वाई मैंने बना दिया है। इस बार ये वाला जो मीडियम है ऊपर साइड वाला वो बेसिकली मेरे लिए डेंसर मीडियम रहेगा और ये जो मीडियम है लेट्स से फॉर एग्जांपल वो एक रेयरर मीडियम रहेगा। तो यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह से लाइट की रे आती है और यहां पर एक नॉर्मल मैंने बना दिया इस पॉइंट पे। तो जाना तो लाइट को ऐसे चाहिए था कि जैसे आई है वैसे ही चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर सडन चेंज इन मीडियम हो चुका है। तो यहां पर रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना अकर करेगा और लाइट जो है इस बारी नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, मतलब कुछ इस कदर। तो ध्यान देने वाली बात यार ये कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहां पर डेंसर टू रेयरर मीडियम था। तो इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइट बेंड करेगी किस डायरेक्शन में। ये दोनों ही केसेस रिफ्रैक्शन को डिनोट कर रहे हैं। बस एक केस में लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, जैसे यहां पर एयर हो सकता है, यहां पर वाटर हो सकता है, और यहां पर लाइट एक डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ग्लास हो सकता है, यहां पर एयर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई यार हमारे लिए कि लाइट जो है वो किस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर रही है और अपनी बेंडिंग शो कर रही है। तो अब जैसे कि रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते थे जिनको फॉलो करके रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती थी, वैसे ही रिफ्रैक्शन के लिए भी यार कुछ लॉज अकर करते हैं जो फॉलो होंगे ही होंगे। जब भी कभी भी रिफ्रैक्शन होगी वो लॉज फॉलो होंगे। तो आइए अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यार हमारे लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। एक लॉ तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, एक जनरल रिफ्रैक्शन का प्रोसेस में यहां पर दिखा देता हूं, जिसमें एक्स वाई एग्जाम्पल मीडियम सेपरेटर है,
ये एयर है लेट्स से फॉर एग्जांपल, या अब तो हम लोगों को पता है ये लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रेयरर मीडियम है और यहां पर एक डेंसर मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक रेयरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइट रे यहां पर आई कुछ इस कदर, अब रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट आएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मतलब वो कुछ इस कदर चली जाएगी, है ना, उसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन वो कुछ ऐसे चली जाएगी हमारी लाइट रे। तो ये पूरा पूरा केस जो है एक तरह से हमारे लिए रिफ्रैक्शन का केस बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। मैं एक बार नेम भी कर देता हूं इन सभी को। ये हमारे लिए इंसिडेंट रे, ये हमारे लिए नॉर्मल, और ये हमारे लिए रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो अब पहला जो लॉ होता है यार रिफ्रैक्शन का, वो जैसे रिफ्लेक्शन में होता था वैसे ही यहां पर भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। पहला तो वही सिंपल बेसिक वाला कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये बात समझ जाएंगे, है ना, ये पहला लॉ रहेगा हमारे लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, ठीक है। मैं बाद में इनको लिख भी दूंगा। तो यहां पर जैसे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हम लोग को सबको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एक और एंगल फॉर्म होता है यार, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस बात को मैं लिख देता हूं कि ये जो एंगल आई है ये मेरे लिए है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा कि रिफ्लेक्शन वाले केस में भी था, और यहां पर जो एंगल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, इस बार वो एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे लिए अकर कर रहे हैं। तो अब यार यहां पर एक लॉ तो हमारे लिए हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सेम प्लेन में रहेगी। दूसरा लॉ हमारे लिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार उसे अलग से बताना चाहूंगा। दूसरा लॉ देखिए क्या कहता है हमारे लिए, अगर हम इन दोनों एंगल्स का, जो एंगल आई और एंगल आर हम लोग देख रहे थे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम लोग देख रहे थे, अगर हम लोग इन दोनों एंगल्स का साइन कैलकुलेट करें, साइन, ठीक है, इन दोनों ही एंगल्स का साइन कैलकुलेट करें, मतलब साइन आई कैलकुलेट कर लें और साइन आर कैलकुलेट कर लें हम लोग, ठीक है। साइन ऑफ एंगल आई मैंने कैलकुलेट कर लिया एंड साइन ऑफ एंगल आर मैंने कैलकुलेट कर लिया, और इन दोनों का रेशियो ले लूं, डिवाइड कर दूं, तो वो हर हमेशा एक कांस्टेंट निकल कर आएगा, ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये मेरे लिए मेरा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इस लॉ को बहुत बारी मैं स्नेल्स लॉ भी बोलूंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि साइन आई ओवर साइन आर विल बेसिकली बी अ कांस्टेंट फॉर मी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली है क्या। तो यार अब इसको मतलब समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कहता क्या है। जैसे मैं इस बार ना 3 अलग अलग मीडियम सेपरेटर्स बना देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक बना दिया मैंने एक्स वाई, ये एक बना दिया मैंने एक्स वाई, ठीक है। और इसी तरह से लेट्स से यहां पर मैंने एक और एक्स वाई बना दिया इधर, ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई। ये सारे के सारे मेरे मीडियम सेपरेटर्स हैं जो कि मेरे 2 अलग अलग मीडियम्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एयर है, ये वाटर है, एयर वाटर को ये वाला मीडियम सेपरेट कर रहा है, सिमिलरली एयर वाटर को ये वाला मीडियम भी सेपरेट कर रहा है, और इस वाले मीडियम के भी ऊपर नीचे लेट्स से फॉर एग्जांपल एयर और वाटर है। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें यार, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर एक तरह से मेरी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा यहां पर, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल I1 बन रहा है, ठीक है, I1।
इसी तरह से एक और इंसिडेंट रे यहां पर आई, ठीक है, यहां पर भी नॉर्मल मैंने बनाया। यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक और अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है I2। यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस कदर करवाया, तो यहां पर कुछ और एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है I3। और इन तीनों अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बन जाएगा। लेट्स से इसके लिए कुछ ऐसे से बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके लिए कुछ ऐसे से बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके लिए कुछ ऐसे से बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस अ डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इन तीनों ही केस में, क्योंकि ये भी एयर वाटर है, ये भी एयर वाटर है और ये भी एयर वाटर है, तीनों ही केस में अगर मैं साइन आई ओवर साइन आर निकालूं तो वो एक कांस्टेंट ही आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगी उसकी। ये कहता है हमारा सेकंड लॉ। कहने का मतलब यहां पर साइन ऑफ I1 अपॉन में साइन ऑफ I2 R1 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ I2 अपॉन में साइन ऑफ R2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ I3 अपॉन में साइन ऑफ R3। इस पूरे को हम लोग कुछ इस कदर लिख भी सकते हैं, देखिए जैसे साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1 will be equal to sin of I2 upon sin of R2 will be equal to sin of I3 upon में sin of R3 and ये सारी की सारी चीजें will be equal to a constant। एक पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर मीडियम्स के लिए, मतलब एयर वाटर वाला जो कॉम्बिनेशन था उसके लिए, जैसे ही एयर वाटर की जगह मैंने एयर ग्लास कर लिया तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, कुछ और हो जाएगी। एयर वाटर की जगह अगर मैंने ग्लास वाटर कर लिया तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। कहने का मतलब केस यही रहेगा कि साइन आई ओवर साइन आर जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो कांस्टेंट रहेगा ये एक पर्टिकुलर बेसिकली मीडियम के लिए रहता है, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए रहता है। सही बोलना सही है, ठीक है। कांस्टेंट जो रहेगा वो एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए रहेगा। जैसे ही हमने पेयर में से किसी एक भी मीडियम को चेंज कर दिया तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो मेरे लिए चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है मेरे लिए बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यार अब ना मैं एक और नई टर्म को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अभी तक हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से समझ चुके थे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ आर इज बेसिकली इक्वल टू अ कांस्टेंट, है ना। ये हम लोग समझ चुके थे। तो अब ये जो कांस्टेंट है ना, एक्चुअली इसी कांस्टेंट को मैं नाम देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार वो क्वांटिटी है जो मुझे एक पर्टिकुलर मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताती है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर मीडियम कितना ज्यादा डेंस है एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मतलब दोनों मीडियम की डेंसिटीज में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है मतलब एक मीडियम और दूसरे मीडियम की डेंसिटीज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में दो तरह का होगा, एक तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कांस्टेंट जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो यहां पर कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारे लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी SI यूनिट नहीं होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो SI यूनिट। एक चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड समझने की कोशिश करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो मैं डिनोट करूंगा वो जनरली N से डिनोट करूंगा, ठीक है, N से। और लेट्स से जब भी मैं रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखता हूं तो वो दो मीडियम्स की वजह से होता है, दो डिफरेंट मीडियम्स की वजह से।
तो जनरल केस में मीडियम को रेयर मीडियम, डेंस मीडियम, रेयर मीडियम ऐसे बोलता हूं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मैं एयर वाटर, ग्लास वाटर बोलूं। मैक्सिमम केसेस में हम लोग ऐसे भी रखते हैं कि हम लोग मीडियम को मीडियम 1 और मीडियम 2 बोल देते हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम सेपरेटर है मेरे पास में XY, जिसमें ये जो मीडियम है इधर साइड पे वो मेरे लिए मीडियम 1 रहेगा, ठीक है, और इधर साइड पे जो मीडियम है लेट्स से फॉर एग्जांपल वो मेरे लिए मीडियम 2 रहेगा। तो इस तरह से भी चीजें अकर कर सकते। तो यार यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की जब मैं बात करूंगा तो अगर मैं बोल देता हूं n1, सिर्फ n1, तो मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम 2। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम 2 क्या है क्या नहीं है। अगर मैंने लिखा n1 मतलब ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं यार n2, इसका मतलब होगा मेरे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। अब ये जो n1 और n2 मेरे लिए यहां पर हुआ, ये दोनों के दोनों एब्सोल्यूट हुए, ठीक है। एब्सोल्यूट अपने आप में काफी है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दोनों के दोनों। मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो अभी n1 और n2 मैंने देखा वो दोनों के दोनों बेसिकली एब्सोल्यूट थे। मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव तब होगा यार जब वो एक के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, ठीक है। ये n1 अपॉन n2 जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे। यही अगर मैं कैलकुलेट करता तुम्हारे लिए n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 में अगर कैलकुलेट करता तो ये मेरे लिए मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ये मेरे लिए मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं n2 अपॉन n1 लिखता, n2 अपने आप में और n1 अपने आप में दोनों के दोनों अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ठीक है। तो अब बारी आई यार कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। रिफ्रैक्शन जैसा फिनोमिना तो हमेशा दो मीडियम के लिए होता है, तो एक पर्टिकुलर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ बोल दिया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास है वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। तो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा मेरे लिए, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मेरे लिए है 1। बोल दिया ये मैंने कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अब वैक्यूम के रिस्पेक्ट के हम लोग और सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे एयर का क्या होगा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ग्लास का क्या होगा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इसी तरह से वाटर का क्या होगा ग्लास वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं। तो अगर हम लोग एयर का देखेंगे, एयर का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो मैं उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूंगा। ऑल्दो है तो ये भी एक तरह से रिलेटिव ही, पर वैक्यूम को मैं 1 कंसीडर करता हूं तो इसलिए एयर अपॉन वैक्यूम को मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूंगा, ठीक है, जो कि मेरे लिए रहेगा 1.0003, ठीक है। इसको भी हम लोग 1 ही कंसीडर करते हैं, मतलब एयर का और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों को हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में वैक्यूम होगा वो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर मैं वाटर अपॉन एयर करूंगा तो वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब ये जो टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे लिए, इसको हम लोग एक क्वांटिटी और से डिनोट कर सकते हैं जिसको मैं बोलूंगा यार पर्टिकुलरली स्पीड, ठीक है। कि जो मेरी लाइट है जो कि रिफ्रैक्ट एक्चुअली कर रही है, जो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, उसकी स्पीड में किस तरह से चेंज आ रहा है। एक्चुअल में ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट यार हमें दिखाई दे रही है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि लाइट की स्पीड में चेंज आ जाता है, ठीक है। लाइट की स्पीड की चेंज के होने की वजह से लाइट जो है अपनी डायरेक्शन को बेंड कर लेती है, अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती है। तो देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यार यहां पर पर्टिकुलरली ये एक मीडियम 1 है मेरे लिए, ठीक है, मीडियम 1, और इसके अंदर एक दूसरा मीडियम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मीडियम 2, ठीक है। लाइट इस मीडियम से आती है और इस मीडियम में
चली जाती है, कुछ इस कदर। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मीडियम 1 में लाइट की जो स्पीड है, मीडियम 1 में मतलब इस पूरे मीडियम में लाइट की जो स्पीड है लेट्स से वो है मेरे लिए v1, और इस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है लेट्स से फॉर एग्जांपल वो है v2। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं साइन ऑफ एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आई वाला कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, मतलब स्नेल्स लॉ लगाने की कोशिश करूं, तो मैं कुछ इस कदर देखूंगा कि साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ एंगल आर will basically be equal to n2 over n1, मतलब sin of angle I upon sin of angle R will basically be equal to refractive index of 2 with respect to 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n2 1। इसको लिखने का एक तरीका और है यार मेरे पास में, n2 1 will be equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू v1 ओवर v2। अगर मुझे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए और मुझे यह पता है कि इंसिडेंट लाइट रे की स्पीड क्या है, तो मैं जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो चुकी होगी उसकी भी स्पीड बता सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ये जो मीडियम है ये एयर है और ये जो पर्टिकुलर मीडियम है मेरे लिए वो लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्लास है। ठीक है, ग्लास है ये वाला मीडियम और लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एयर है, और मैं बोल दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए हो जाएगा 0.5। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि ये 0.5 है और मुझे पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल्स टू 3 × 10⁸ ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करनी है कि लाइट की स्पीड क्या होगी इस मीडियम के अंदर, मतलब इस मीडियम 2 में या फिर ये जो ग्लास है पर्टिकुलरली इसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि यार n ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू v1 अपॉन में v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 पर्टिकुलरली, राइट। तो मीडियम 1 में जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ है, ठीक है, और मीडियम 2 की स्पीड मुझे पता नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मुझे पता है 0.5 है मेरे लिए, ठीक है। 0.5 नहीं, इसको 1.5 ले लेते हैं, 1.5, ठीक है, 1.5। तो अब पर्टिकुलरली जब मैं v2 कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा यहां पर, ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो वो मेरे लिए आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5। दैट विल बेसिकली बी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। कहने का मतलब ये यार कि मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो मीडियम 2 है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होने वाली है, स्पीड ऑफ लाइट v2 जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होने वाली है। कहने का मतलब लाइट जब इस एयर वाले मीडियम में थी तो उसकी स्पीड ज्यादा थी, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड थी, ठीक है, जिसको मैं अपने लिए v1 भी बोल सकता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी जब लाइट यहां पर थी, लेकिन जैसे ही लाइट अंदर आ गई इस मीडियम के एक डेंसर मीडियम में, जैसे ही लाइट चली गई तो उस केस में क्या हुआ कि मेरी जो लाइट की स्पीड थी वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई, 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड हो गई, ठीक है। और इसी चीज के होने की वजह से ये बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस हुई थी जिसको मैंने रिफ्रैक्शन बोला था, ठीक है। तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी टर्म हम लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो कुछ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी दे रखे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग सब्सटेंसेस के, जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैक्यूम, ठीक है। एक्चुअल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है कंपेयरिंग इट विद वैक्यूम, ठीक है।
एक्चुअल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली कुछ होता नहीं है। हमेशा जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार कैलकुलेट किया जाता है वो हर हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है, किसी और के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट हम तब बोलते हैं जब हम उसे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। वैक्यूम के लिए हमने बोल दिया है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है।